हाल ही में आपने देखा अमेरिका ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया जहां पर 25% टैरिफ उसने भारत पर लगाया। अब उसके बाद भारत की जो शेयर मार्केट है, भारत की जो मार्केट है, उसमें उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन ये उथल पुथल कब तक रहेगी? क्या ये लंबे समय तक रहने वाली है? और जो निवेशक हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है? शेयर मार्केट, इकोनॉमी में, जीडीपी में क्या असर आखिर पड़ेगा इस 25% टैरिफ का? वही आज हम समझेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु कुमार जी हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपने हमें वक्त दिया। अब सबसे पहला सवाल यही है जो आम दर्शक भी जानना चाहता है, ये 25% टैरिफ का क्या असर भारत पर पड़ने वाला है? किस तरीके से देखें इसे? देखिए, पहले चीज़ तो थोड़ा करेक्ट करिए। उन्होंने ये नहीं कहा 25, उन्होंने कहा 25% पेनाल्टी जो रूस से हम आयात क्या होगा नहीं होगा वो तो आजकल में हो सकता है वो पता चले। तो 25 नहीं हो सकता, ज़्यादा भी, और क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप इतने परेशान क्यों, और इसका आप लॉन्ग टर्म अगर बात करती है तो बहुत ज़्यादा इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनिशियली अगर इकरा की रिपोर्ट देखें जो कल ही आई है, उनके हिसाब से हमारे जो पूरी इकोनॉमी है उसमें 0.2 से 0.5 का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, वो इम्पैक्ट आएगा इनिशियली, क्योंकि हम बहुत बड़ा आइटम जो यूएस को सप्लाई करते हैं वो जा रहे हैं। उसमें जो अगर मेजर बात करें तो ज्वेलरी के गुड्स, आपके ज्वेलरी हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गया, सबसे बड़ा हमारा मेडिकल में जो जेनरिक आइटम्स हैं वो बहुत बड़ा सप्लाई है इंडिया का, और भी बहुत कंपोनेंट है। तो पहली चीज़ समझना होगा कि नो डाउट हम पे तो हमला हुआ ही है, इसको हमला ही कहेंगे एक तरह से। और जो ट्रेड डील था वो किसी ना किसी रीजन से इनडायरेक्ट हमला, हाँ इनडायरेक्ट हमला है। उसका रीजन ये है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि उनके जो भी आइटम इंडिया में आए वो 0% टैरिफ पे है। जो कि अगर कल की रिपोर्ट देखे तो उन्होंने कहा कि भारत ने पेशकश की है। मुझे नहीं लगता कि भारत ने इस तरह की कोई पेशकश करेगी, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक बहुत व्यवहारिक रिश्ता हर देश में होता है। अगर यूके की डील को आप देखें तो सरकार ने एग्रीकल्चर आइटम के 95% आइटम को बाहर रखने की कोशिश की है। तो पहले डील को समझिए कि डील का रीज़न क्या है। इसमें एक सबसे बड़ा खेल तेल का है, जो इंडिया अभी चाइना से, रसिया से जो ले रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। दूसरी उनकी जो परेशानी है वो हमारे जो F-35 है इंडिया लेने वाला था, उसको इंडिया ने एक तरह से आप कहिए तो लिंगर ऑन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, या डिले कर रहा है, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो समझिए कि वो डील नहीं ही होने वाली है। उसके अलावा तीसरी जो सबसे परेशानी है उनके लिए ब्रिक्स, जहां इंडिया एक बहुत स्ट्रांगली, इंडिया है, चाइना है, रूस है, सारी कंट्री है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा पिलर है जो कि कह रहा है कि हमें डॉलर के अगेंस्ट कुछ अपनी चीजें, करेंसी पे काम करनी चाहिए। ये सारी परेशानी के कारण है। तो अगर आप ये टैरिफ को अगर ऐसे देखें कि एक टैरिफ लगा है, उसके पीछे बहुत कारण है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट पे। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो आज के जो प्रोडक्शन है उस पे तो एक हिट आएगा, और ये नहीं कह सकते कि बहुत लंबा हिट आने वाला। ये हो सकता है 3 महीने 6 महीने, और इससे ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखें तो इंडिया के अलावा मल्टीपल ऐसी कंट्री जहां यूएस ने बहुत तरह के काउंटर अटैक किए हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, वो भी तो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हाँ। वो भी तो कहीं ना कहीं ट्रेड डील करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इंडिया बैठा हुआ रहेगा? हम भी तो 4 जगह जाके अपने ट्रेड डील को करेंगे। हाँ, ये निगोसिएशन है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये ट्रंप ने कहा कि ये डेड इकोनॉमी है, हम खत्म हो गए, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। और उनकी समझदारी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आप इंडिया जैसी इकोनॉमी को इस तरह से कहेंगे डेड इकोनॉमी हो जाएगी, तो मुझे जो नहीं लगता। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है और 3rd लार्जेस्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप उनको छोड़िए, यूएस की मेजर कंपनी इंडिया में काम कर रही है। अगर आप एप्पल को देखें तो कल के स्टेटमेंट में स्पेशली उन्होंने टॉम कुक का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इंडिया ना बिल्ड करके अमेरिका बिल्ड करे। हाँ, ये स्टेटमेंट दिया। एक बात बताएं, ऐसा क्या हो रहा है कि वो खुद के लोगों से ही परेशान है? यहाँ पे बहुत बड़ा माहौल है, आपको मैन पावर को एक बहुत बड़ा ऑप्शन तो है ही है, इसके अलावा जो स्किल सेट चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल है। तो आप इंडिया को आज इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल अभी है, नो डाउट, लेकिन अगर आप देखिएगा अगले 10 दिन में सेटल हो जाएगा, और सरकार बहुत एग्रेसिवली काम करी, इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा नहीं होने वाला है। अगले 1 से 2 महीने में जो डेफिसिट होंगे या जो भी होंगे, उसके काउंटर में 10 कंट्री है जहाँ पे देश डील कर रहा है, और उनके साथ डील करके उसका इम्पैक्ट आपको नलीफाई हो जाएगा। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत जल्दबाजी में इस तरीके के फैसले लिए हैं। अचानक से जब से वो सत्ता में है, पहले तो आपने देखा कि एक दौर था उनका हाउडी मोदी का कार्यक्रम, वहाँ दोस्ती बड़ी अच्छी रही है ट्रंप और पीएम मोदी की, तो उसको लेकर भी तरह तरह की बातें इसके बाद से होने लगी थी। जो ट्विटर था वो पूरा छाया हुआ था। तो ये दोस्ती अब किस तरीके से आगे जाएगी? क्योंकि भारत भी नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो। कोशिश यही रहेगी, नेगोशिएशंस अभी भी होंगे, लेकिन किस तरीके के नेगोशिएशंस अब भारत की ओर से होनी चाहिए कि बात बने अभी भी? क्योंकि अमेरिका तो दबाव बनाने का एक तरीके से प्रयास कर रहा है।
देखिए ट्रेड डील तो ऑलरेडी चल रही है, अगर आप देखें तो पिछले 2 महीनों से वहाँ पे ट्रेड डील चल रही है। दिक्कत यह है कि यूएस वन वे कम्युनिकेशन चाह रहा है, वो अपने टर्म्स पे चीज़ों को डील करना चाहता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। देखिए एक देश के साथ डील हो रही है, तो एक विन विन सिचुएशन जब तक नहीं होगा सरकार वहाँ पे काम नहीं करेगी। वो विन विन सिचुएशन अभी तक नहीं हुआ और ट्रम्प हमेशा डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है। अगर आप चाइना को देखें, रसिया को देखें, और कल भी उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ गुड फ्रेंड, हमारी पुराने रिलेशन है, लेकिन जो रसिया के साथ इन्होंने किया है, जो डील किया, उसकी वजह से यूक्रेन में किलिंग और बहुत तरह की चीज़ें, तो उनका कहीं ना कहीं जो पूरा एंगल था वो रसिया के साथ जो इंडिया की ट्रेड डील चल रही है या जो वाइल का पूरा ट्रेड चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी, जो एक देश के लिए, एक हर देश जैसे यूएस आज सोच रहा है, इंडिया भी उसी तरह से सोच रहा है। आप ये अगर कहिए कि हम अपने हिसाब से ना सोचे और आपके हिसाब से सोचे, ये बहुत ही मुश्किल है और उस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला जैसा वो सोच रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक लकीर खींची जाएगी। अब इसका एक साइड इफेक्ट भी देखिए, आपने इंडिया तो बात कर ही लिया, क्या लग रहा है कि क्या यूएस पे इसका इंपैक्ट नहीं आने वाला है? बिल्कुल आएगा। आज जो हम जेनरिक आइटम लगभग आप देखिए इंडिया 40 to 50% जेनरिक आइटम इंडिया से जा रहा है। हाँ। अगर आपने 25% ट्रेड लगा दिया, मैं मान लिया लग भी गया और आइटम जा भी रहा है, जो परचेस करेगा वहाँ तो महंगा टैरिफ तो वही देगा ना। हाँ। टैरिफ तो उन्हीं को देना है। तो आप जो आज 100 रुपए का जो सामान ले रहे थे, लेट्स अज्यूम $100 का जो आइटम था, वो तो 125 का हो गया। अब आपके लिए क्या सरदर्दी नहीं है? क्या आपका जो लोकल एक मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी भी तो अफोर्ड कर पाएंगे? तो आप अगर वन काउंटर सोचे तो दूसरा काउंटर भी तो सोचिए। साथ के साथ अगर ये लंबा चलता है तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट उनके यहाँ भी आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया तो ठीक है जो होना है और हमारे पास 10 रास्ते हैं। आप यूके एक बहुत बड़ा ट्रेड डील आपके सामने है, तो इस तरह से इंडिया पूरा यूएई को उसके अलावा ईयू को मल्टीपल कंट्री के साथ उसके डील चल रहा है, तो कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से वो बता रहे हैं, जिस तरह से वो हाइप, ट्रम्प का तो पुराना अगर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चीज़ों को बढ़ाकर और बढ़ा चढ़ा के बात करना और कुछ भी बोल देना। और कभी कभी उनकी बातों से ऐसा लगता है कि दबाव की तो उनकी राजनीति हमेशा से रहती है और इसके अलावा वो अपनी ज़्यादा जैसे आपने कहा कि डिक्टेटरशिप थोड़ी सी उनके लहजे में दिखती है। अक्सर वो अमेरिका को कम रिप्रेजेंट करते हैं और खुद को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी कह रही थी कि वो अपनी ही कंपनीज को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं ट्रम्प। देखिए ये तो इसमें तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, ये तो ग्लोबली चलता है। जब आप एक तरह के सत्ते में जब आते हैं तो बहुत तरह की लॉबिंग होती है, बहुत तरह की चीज़ होती है, नो डाउट। और एक चीज़ अगर आप देखें, ट्रम्प एक श्रूड बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन कम है, उनको श्रूड बिजनेसमैन आप कह सकते हैं। तो उन्हें पता है कि क्या करने से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। और आई थिंक कि अभी ग्लोबली अगर आप देखें तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो हैं। प्रेसिडेंट तो बाद में है, पहले एक सक्सेसफुल बिजनेस है और उनके बिजनेस की बारीकियां भी बहुत समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया तो उन्हें खूब पता है। तो ये तो होगा ही होगा। आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपके प्लस देश के लिए भी वो सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि देश के प्रोस्पेक्ट में नहीं सोच रहे होंगे, वो अपनी जगह सही है, मैं उनको कहीं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपको जब भी किसी के साथ डील करना होता है तो एक विन विन सिचुएशन के साथ ही डील होगी। ये अगर आप चाहेंगे कि मेरे हिसाब से ही हो, क्योंकि जितने भी उन्होंने ट्रेड डील किया, पाकिस्तान का ही उन्होंने नाम दिया, तो अगर आप लेट गए फिर तो डील थोड़ी है। इंडिया वैसा नहीं करने दे रहा, यही तो प्रॉब्लम उनके साथ। उनको साथ वो चाहते हैं कि हम अपने फाइटर जेट भी बेचें, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, उनसे तेल भी ले, उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से ना खरीदे। क्योंकि अमेरिका का पूरा इकोनॉमी, अगर आप पूरा इकोसिस्टम समझिए, तो लड़ाई उनका एक वार जो बोलते हैं, पूरा बिजनेस है उनका एक बिजनेस मॉडल है। वो उस बिजनेस मॉडल से बाहर नहीं जा सकते। वो अगर दुनिया में कहीं वार हो रहा हो, अमेरिका वहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके इक्विपमेंट सबसे ज्यादा उन्हीं के बिकते हैं। यूक्रेन हो, इजराइल हो, आप सब जगह देख लीजिए। तो आप देखिए ये एक व्यापार है, तो आप व्यापार की तरह सोचिए। तो वो चाहते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल करें और हमारी डॉलर की सत्ता भी बनी रहे। अभी उनके दो तरह से चुनौती आ रही है। एक, उनको डॉलर को लेके ब्रिक्स से परेशानी हो गई है। दूसरा, उन्हें दिख रहा है कि बहुत ऐसी कंट्री है जो एक अपने तरह से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे जो हमारी सुपरमेसी है, मोनोपोली खत्म है। अगर डॉलर में डिक्लाइन आ गया तो फिर बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका तो पूरी तरह से लगा हुआ है कि मेरे डॉलर में कोई डिक्लाइन ना हो और किसी तरह से उसको कोई परेशानी नहीं हो। और इंडिया को जानते हैं कि एक मतलब आप बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है। अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो हमारे लिए बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं।
अच्छा, अब भारतीय मार्केट पे आते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्यात करते हैं, जैसे आपने ज्वेलरी की बात कही, जेम्स वगैरह, इसके अलावा ऑटो पार्ट्स। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं भारत में जिनका आपने कहा जो असर रहेगा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, कुछ ही समय तक रहेगा, 6 महीने 7 महीने, लेकिन किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, मेडिसिन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। मेडिसिन, हाँ। जेनरिक सप्लाई हम करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा आइटम है। दूसरा, जो जेम्स एंड ज्वेलरी की आप बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आइटम है हमारे लिए, जो कि हम यूज़ को देते हैं। गारमेंट्स, वो भी एक बहुत बड़ा। देखिए, इस सेक्टर में क्या होगा कि कुछ दिन सप्लाई की जो डिमांड थी वो कम माइट भी, देखिए अभी भी ये आप कहना कि डिक्लाइन होगा, ये मतलब बहुत जल्दीबाजी होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उन्हें भी चाहिए। हाँ। ठीक है, हमारे पास जो टैरिफ लगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको भी तो सप्लाई चाहिए ना। हाँ। आप अभी जब तक अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे तब तक आप मुझे भगा नहीं सकते। हाँ। अनटिल जो दूसरा, और उस लेवल पे किसी को, जैसे लोग कह रहे हैं वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, कि गारमेंट इंफ्रा भी तो खड़ा करना है। हाँ। मैन पावर चाहिए, सप्लाई उनको भी चाहिए। इवन कई सारी बातें ये भी आ रही थी कि अपने यहाँ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब टैरिफ वगैरह लगाया। तो अगर आप पर उसको स्टैब्लिश करने में भी तो वक्त लगेगा, आप तुरंत नहीं कर सकते। वक्त नहीं लगेगा, आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज कर रही है। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेस्ला का ही देखिए ना, उसका जो सबसे बड़ा प्लांट है बैटरी का, वो चाइना में। इनके तो सबसे करीबी मित्र जो आज हाँ। सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं, Elon सबसे करीबी मित्र, पूरा कैंपेन उन्होंने किया, उनका सबसे बड़ा गीगाबाइट जो कहाँ लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है अमेरिका में, उन्होंने क्यों नहीं लगाया, बिल्ड अमेरिका क्यों नहीं किया? देखिए, बिजनेस ना दो तरह से चलता है, कॉस्ट और उसके बाद देश। पहले ये आप सोचेंगे कि हम देश नहीं जिया, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में कॉस्ट एनालिसिस की जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट मैं यहाँ बनाऊँ और उसका कॉस्टिंग अगर 1000 रुपये आ रहा है, वही कॉस्ट अगर मैं चाइना में बनाता हूँ, ठीक है, ये टेक्निकली गलत है, वो 600 में बनता है, तो मुझे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ से बना के 700 में यहाँ बेच देगा, हाँ। तो मुझे अपने सर्वाइवल के लिए चाइना जाना पड़ेगा। मेरे पास चॉइस नहीं है जब तक कि मैं 550 या 600 यहाँ ना कर दूँ। ये सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं। उनके पास मैन पावर कहाँ है? हाँ। आप ये बताइए ना, काम करने के लिए तो उन्हें इंडिया आना पड़ रहा है। हाँ। इतना कुछ होने के बाद भी एप्पल अपने एक्सपेंशन प्लान से पीछे नहीं हटा है। ट्रंप ने 2 इंटरव्यू में ओपन थ्रेट दिया है टॉम कुक को, हाँ। कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, आप बिल्ड अमेरिका करो, ना कि बिल्ड इंडिया। ये वर्ड उन्होंने यूज किया। क्यों किया है? क्यों उन्हें इंडिया एक बड़ा मार्केट दिख रहा है? देखिए, उसके रीजंस ये हैं कि जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, जो काम करने के लिए और इच्छुक नहीं है। दूसरा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। अगर आप चाइना जाती हैं तो चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है? नो डाउट वो ग्रोइंग मार्केट है और बहुत तेजी से उभर रहा है, वहाँ कम्युनिकेशन एक बैरियर हमेशा रहता है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में लोग फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम, और एसेंट तो ऐसा है इंडिया का कि आप उन्हें कुछ भी सिखा लें, वो कुछ दिन में सीख जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा है। प्लस आज के डेट में इकोनॉमी बहुत तेजी से हो रही है, एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। आप 140 करोड़ की आबादी में रहते हैं, तो आप कुछ मतलब छोटा मोटा देश तो 2 4 10 देश तो ऐसे हमारे यहाँ बराबर हो जाए। हाँ। हमारी दिल्ली की जो आबादी है कितने देशों से ज़्यादा है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा मार्केट कौन लूज करना चाहेगा? ट्रम्प के थ्रेट्स होने के बाद भी आप जितने भी अभी पिछले 1 महीने के न्यूज़ में जाएं, और जीसीसी जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बन रहा है, इंडिया में क्यों बन रहा है? सारे जीसीसी अप्रॉक्सीमेटली इंडिया आ रहा है। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। इतना थ्रेट होने के बाद, टैरिफ होने के बाद भी हम एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोग हैं। हाँ। और जहाँ पे ट्रम्प के कितने भी हंगामा करने के बाद भी इसका इम्पैक्ट, जितने भी आपने सेक्टर कहा, ऑटो कहा, स्टील के कंपोनेंट कहें, आप मेडिकल के जो बनाते हैं उनमें आ जाएं, इसके अलावा अदर जो भी प्रोडक्ट है उसमें नो डाउट अगले 2 से 3 महीने या हो सकता है मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 6 महीने से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं देखा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 1 महीने में भारत सरकार भी 10 डील करके रखेगी, जिससे उस इम्पैक्ट को नलीफाई किया जा सके। हाँ। अब एक पंगा क्या है कि हम जब भेजते हैं तो हमें डॉलर आता है। हाँ। वो एक चैलेंज है, जहाँ पे अब सरकार उसको कैसे निपटती है, वो एक चैलेंज, नो डाउट एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब अब अमेरिका में सप्लाई करते हैं तो वहाँ से डॉलर आता है, डॉलर हमारे रिजर्व में काम आता है कहीं ना कहीं। तो वो एक स्ट्रैटेजिक सरकार को वहाँ पे एक डिसीजन लेनी पड़ेगी कि हम अपने जो रिजर्व बैलेंस है डॉलर का, उसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो वहाँ सरकार, उसके भी 50 रास्ते हैं जहाँ पे सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो वो एक वही एक पॉइंट है जहाँ पे हो सकता है सरकार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे कि हम करेंसी में ही डिक्लाइन कर लेंगे या हम उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ करेंगे। माइट भी क्या होगा कहना मुश्किल होगा, लेकिन उसके अलावा यूएस के पास आज अगर आप देखिए कि ऐसा कोई ताकत नहीं है जिससे कि वो बहुत कुछ इतना थ्रेटन करने के बाद भी
सरकार अभी तो बहुत ज़्यादा बेंड हुई नहीं है। हाँ आपने तो हाँ ट्रम्प नहीं हुए, बहुत समझदारी के साथ हम लोगों ने जवाब भी दिया और फैसले भी हम लोग आगे ले रहे हैं। 100 इवन आप सरकार की तरफ से बहुत क्लियर मतलब आप कल के अगर कोई आप हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पीयूष गोयल जी का हाँ। स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर, हाँ। एमएसएमई और एंटरप्रेन्योर को सेफ करेंगे और उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। और ट्रम्प यही चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर में अपना हाथ आजमा ले भारत में आके, पर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ी फार्म इंडस्ट्री है और उसको अगर, क्योंकि हमारे तो काम ही एग्रीकल्चर से चलता है, आधी से ज़्यादा इकॉनमी हमारी उस पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल्स की आपने जिक्र किया, अभी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा, आपके पास आते भी होंगे ऐसे बहुत सारे लोग सर, तो जानना चाहेंगे आपसे कि अभी ये समय उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अब जो इन्वेस्ट कर चुके हैं तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, जो इन्वेस्ट कर चुका है उसको वेट करना चाहिए, पहली चीज। उसको कोई हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हर बार आप मार्केट के वॉलेटाइल होने से एकदम चिंता ना करें, ये स्टेबल होगा और एकदम स्टेबल होने वाला है क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसा है तो आप जिस भी प्रोडक्ट में है आप स्क्वायर करें, भागे नहीं, लॉस बुक ना करें अनटिल अनलेस वो अब ऐसी कंपनी लेके बैठे हैं जो कंपनी अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क है, तो मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पैसा एक ठीक ठाक कंपनी में लगाया तो आप उस पर भरोसा रखें, अगर उसके परफॉर्मेंस पीछे भी ठीक रहे तब उस पर भरोसा रखें। अगर लॉस हो रहा है तो स्क्वायर करके अपने लॉस को मिनिमाइज करें अगर आपके पास बजट है। अगर बजट नहीं है, होल्ड करें, कुछ नहीं होने वाला है। ये 2-4 10 दिन 20 दिन का जो ड्रामा चलना है चलेगा, चीज़ें स्टेबल होंगी। हम ग्रोइंग मार्केट है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 25% कर रहा है और अभी पेनल्टी का भी इंतजार करें, हो सकता है उससे ज़्यादा भी जाए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम स्ट्रैटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आज की डेट में। हम अब वो वाले 1950 वाले देश नहीं रहे। हमारे पास बहुत, और दूसरी चीज़ क्या है ना, अमेरिका को जितनी हमारी ज़रूरत है उन्हें भी उतनी ज़रूरत है। वहाँ जितने भी बड़ी कंपनी हैं उन्हें इंडिया में काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बढ़ ही नहीं सकता। आज वो इतनी अगर उनको लगता है तो सारे लोग यहाँ से बंद करके चले जाए। आप देखिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रह जाती है। तो बहुत मुश्किल है वो बातें कहना और उन्हें भी अपना एक मैसेजिंग की। क्या देखिए कि ट्रम्प की परेशानी ये भी है कि वो कमिटमेंट करके आए थे कि हम ये करेंगे और एक अमेरिका बिल्डिंग करेंगे। घोषणा पत्र में उन्होंने जिन बातों का जिक्र उन सब चीजों पे कर रहे हैं पड़ेगा उन्हें। लेकिन अगर आप देखें तो उनके इंटरनल भी बहुत लड़ाई चल रही है उनकी इन सब स्ट्रैटेजी से, जिसके अभी बहुत यूए के अभी मुलाकात हुई है, उस पर भी उन्होंने बहुत करा कि उन्होंने एलिगेशन हर कोई लगा रहा है कि इस तरह से ट्रेड डील नहीं हो सकता। नीटो के साथ हर के साथ आप एक होस्टाइल माहौल बना के ना आप चाहते हैं कि हम हाईजेक कर लें, हाँ, मोनोपोली अपनी एस्टैब्लिश कर लें। तो ये बहुत मुश्किल है। तो जो कह रहे थे कि ट्रम्प ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई इन टैरिफ्स में, ये बात सच है? देखिए बहुत हद तक तो है। आप दूसरा अगर आप देखिए इतना ही इनका डर रहता तो चाइना पे इन्होंने टैरिफ लगाया, चाइना ने काउंटर टैरिफ लगाया, ऐसा तो छोड़ा नहीं। अगर मुझे आपसे इतना ही डर है और इतना ही मैं डरा हुआ हूं आपसे, तो मैं काउंटर टैरिफ कहाँ लगाऊंगा? हर कंट्री कहीं ना कहीं उनको एक मैसेजिंग दे रही है। इवन जापान के साथ भी यही डील इनकी हुई थी, इन्होंने टैरिफ लगाया था पर उन्होंने नेगोशिएशंस कुछ इस तरीके के किए कि इनको टैरिफ्स कम करने पड़े। तो अब देखिए कि एक दूसरा जो भी देखिए जब लड़ाई होती है एक तरह का ट्रेड वार है जहाँ पे तो जो भी आपके साथ नहीं होगा वो आपके ऑपोजिशन में होगा। तो ऑपोजिशन भी तो स्ट्रैटेजी बनाएगी कि इनसे कैसे लड़े। और आपने क्या किया है कि आप केवल इंडिया से लड़ रहे होते ना तो माइट भी हम कमजोर पोजीशनिंग पे होते हैं। आपने अपने फ्रंट चारों तरफ से खोल रखे हैं, तो छोटा देश भी दुखी है, बड़ा देश भी दुखी है, तो वो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो देखेंगे। तो इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, टेम्पोररी हर्डल्स हैं, मार्केट में भी दिख रहा है आपको, आपके पैसे डिक्लाइन हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप लिख के रखें। ट्रम्प जितना जो करना है कर ले, एंड ऑफ द डे निगोशिएशन होगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक टेबल पे आना पड़ेगा। और सरकार ने जो अपनी चीज़ें रखी हैं वो स्ट्रैटेजिकली रख रही हैं, उसमें सरकार ने अपनी पोजीशन इस बार कमज़ोर नहीं रखी हुई है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आते हैं कि अब सोने पे इन्वेस्टमेंट तो हमेशा हर कोई कभी ना कभी खरीदता ही रहता है। हमारे यहाँ तो अक्षय तृतीया और धनतेरस से 2 मौके ऐसे होते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि आपको सोना खरीदना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये वक्त अभी क्या बेनिफिशियल है सोना खरीदने का? लेकिन महिलाओं को तो आप नहीं छोड़ सकते, उनको तो उनकी पसंदीदा तो ऐसी चीज़ है ना कि कभी भी आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। और वो पिछले अगर 50 साल की स्टोरी को भी देखें तो सोना एक ग्रोथ में हमेशा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और जब किसी भी तरह की कंटीजेंसी भी हो ना तो सोना सबसे सेफ आइटम है जो इजीली सेलेबल है और वो उसमें डिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो सोना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उससे इस ट्रेड डील से बहुत ज़्यादा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। और सोना तो सदाबहार है, आप जब लेना चाहे लीजिए,
अगर 1 साल बाद देखेंगे तो उसके प्राइस में अपग्रेडेशन ही होगा। बहुत रेयर केसेस होंगे कि डिक्लाइन हो। बहुत रेयर अभी होता तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ रहे और हैं अभी उसके दिवाली तक का ऑलरेडी 1 लाख तो पार हो ही चुका है। तो टारगेट उसका बहुत हाई है। तो कुछ कहीं किसी जो ज्योतिषाचार्य भी उन्होंने ये तक कहा है कि ये 1.5 लाख पार कर जाएगा इस साल के एंड तक। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी 1.5 लाख तो नहीं, लेकिन अच्छा ग्रोथ देके जाएगा। गोल्ड एक अपने स्पीड में है, उस स्पीड से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहने वाला है। तो गोल्ड हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट है विदाउट थॉट प्रोसेस, बशर्ते जो हॉलमार्क वाले होते हैं या जो सर्टिफाइड होते हैं उस गोल्ड में लगाएं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ज्वेलरी खरीदेंगे और उस तरह के, तो उसमें क्योंकि कितनी मिलावट है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और क्या कमिटमेंट होता है, क्या डिलीवरी होता है, उसके पुराने बहुत हिस्ट्री हैं कि अंदर कुछ नहीं होता है पता। लेकिन अगर आप हार्ड गोल्ड में हैं तो कभी डिक्लाइन नहीं हो सकता उसमें, आपको कभी भी आज और आज से 20 साल बाद लॉस नहीं होने वाला हार्ड गोल्ड में। ज्वेलरी में हो सकता है, क्योंकि क्या उसमें मिल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपके पास बहुत सारे सवाल भी आते होंगे। अभी ये जो दौर चल रहा है, मार्केट थोड़ी सी डाउन जरूर हुई, आपने कहा बहुत ज़्यादा लंबा असर नहीं रहेगा, लेकिन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है सेफली अभी बिना सोचे समझे? देखिए, अब देखिए बहुत तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है एग्रेसिव होता है, एक होता है सेफ खेलने वाला होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हैं। पहली चीज़, अगर आपको सेफ खेलना है तो हमेशा लंबी कंपनी में जाएं, मतलब जो पुराना, जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 15 साल 20 साल से रह रहे हैं और उस तरह के व्यापार में है जिनका एक कंटिन्यूस ग्रोथ रहा है, जैसे TCS टाटा हो गया। आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा है कि आपको एक अच्छा ग्रोथ जेके जाएगा, स्टेबल आपको आएगा। अगर आप एग्रेसिव हैं तो अब आप उस तरह के स्टॉक में भी जाएं, और कुछ नए स्टार्टअप्स हैं और भी 50 तरह की कंपनी है जो एग्रेसिव मार्केटिंग में है, एग्रेसिव काम कर रही हैं, तो वहाँ रिस्क भी उस हिसाब से होता है। अब पेटीएम में ही देखिए कितने लोग फंस गए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी पेटीएम अभी भी रिकवरी मोड में ही है, अपने प्राइस से कितना नीचे चल रहा है। तो लेकिन देखिए पार्ट एंड पार्शियल है, अब डिपेंड करता है, पैसे बनाने वाले उसमें भी बनाए, नुकसान करने वाले वहाँ भी करके गए। तो ये डिपेंड करता है आप कब एंट्री करते हैं। और देखिए कभी भी जब मार्केट डिक्लाइन हो वो अच्छा टाइम होता है, उसको आप बुरे टाइम में ना लें। उसमें अगर आपके पास सेफ मनी है तो अच्छी कंपनी में जरूर लगाएं। जितना भी आपका बजट हो, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख लगाएं, वो आपको दे के जाएगा अगले 20 दिन में, 20 से 30 दिन में, नुकसान नहीं। और अगर डिक्लाइन हो रहा है तब भी वेट करें। आप अगर कोविड की बात करें तो सेंसेक्स कहाँ चला गया था, लोगों ने कहा कि ऑयल तो किस लेवल पे था बताने की जरूरत नहीं है, वो तो माइनस में चल रहा था, चीज़ें लोग फ्री में ले लो। आज क्या है, कितने दिन हुए, वो एक फेज था, उस फेज में भी लोगों ने बहुत पैसे बनाए। तो जो समझदार थे इन्वेस्टमेंट किए। और आपको भागना नहीं है। देखिए इसका थंब रूल यही है कि हम क्या होता है ना कि लॉस होते हैं ना, पैनिक हो जाता है, घबराहट सी होने लगती है। आप पैनिक ना हो, स्टेबल रहें। और आप मैथ का जो रूल कहता है ना, एवरेज करना है, अगर आप उसको एवरेज कर सकते हैं तो हमेशा एवरेज करें जो भी, लेकिन कंडीशन अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अगर आपने कंपनी गलत ले रखी है या उस कैटेगरी की कंपनी है जो परफॉर्मेंस नहीं है, फिर नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेबल कंपनी है, मतलब जो जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, पिछले 20 सालों 10 सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले जो व्यापारी जो अपना निर्यात करते थे अब तक, ऑटोमोबाइल्स और बहुत सारे सेक्टर्स जो अब तक निर्यात करते थे, उन व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? कुछ असर तो कुछ दिन का तो पड़ना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि क्या वो मार्केट ढूंढेंगे अपने लिए? मार्केट देखिए, इसमें तो सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होगा कि अभी सरकार के रुख का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो आप जानिए कि इस सेक्टर में जॉब की दिक्कत आएगी अगले 2-3 महीने में, ये तो डैम श्योर है। क्यों? क्योंकि एकाएक आपका सप्लाई गिरेगा। 4-5 महीने बहुत क्रूशियल होंगे। 4-5 महीने, इसमें सरकार का बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन, सरकार कैसे मूव करती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको जॉब में हर सेक्टर, चाहे वो फार्मा हो, आपको स्टील हो, जेम्स ज्वेलरी हो, क्लोथ्स हो, मतलब गारमेंट्स हो, उस वाले में, इस तरह की चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत परेशानी तो दिखेगी। लगभग 15 से 20% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा अगले 2-3 महीने में। लेकिन अगेन ये बाउंस बैक करेगा, 100% करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार उस स्ट्रैटेजिक जो नुकसान हो रही है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं कर ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हुई है, लेकिन ये 2-3 महीने का हर्डल तो रहना ही रहना है जो आपको परेशानी जी, क्या हमारी जो मार्केट थी वो तैयार थी इस टैरिफ के लिए? क्योंकि बातें तो बहुत टाइम से ही हो रही थी कि जब ट्रंप आएंगे टैरिफ लगाएंगे, वो बार बार बोल भी रहे थे मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं था कि सारे देश हाथ
मिला के बैठे हो कि अरे कुछ नहीं हो सकता, वो उन्होंने तैयारी तो की होगी। तो क्या भारत की मार्केट, भारत इसके लिए तैयार था इस टैरिफ के आपको लिए? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको याद हो तभी 10 दिन पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील गए हुए थे। हाँ। लोगों ने बड़ा उस पर मजाक उड़ाया कि अवार्ड ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। देखिए वो अवार्ड लेने नहीं गए थे, वो एक डील का तरीका था और सरकार कुछ ऐसे आइटम पे वहाँ पे डील करने गई थी जिसको लेके परेशानी होने वाली है। तो आप केवल एक चीज़ देख रहे हैं, सरकार दूसरी चीज़ नहीं देख रहे हैं। मोदी जी वहाँ पे अवार्ड लेने नहीं गए थे, उस देश से कुछ डील था, उस प्रोसेस में आपको एक चीज़ दिख रहा है, दूसरी चीज़ नहीं दिख रही है। सरकार डील के लिए गई थी और जो छोटे छोटे देश गए हुए हैं वो सब डील के तहत गए हुए हैं और वहाँ पे बहुत तरह के निगोसिएशन और कुछ रेयर आइटम्स है जहाँ पे बात चल रही है जिसको लेके चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। तो आप ये ना समझे कि सरकार बैठी हुई है, सरकार क्या कर रही है। आपको एक फ्रंट दिखता है कि वहाँ पे गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसके अगर वहाँ पे गए थे तो कुछ और भी तो कारण हो सकता है। बेशक होगा। ऐसा तो था नहीं कि सरकार मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर बस कोई काम नहीं और घूमने टूर पे गए हुए। बिल्कुल नहीं, एजेंडा होता है, अब पूरे एजेंडे के तहत वो एक पार्ट होता है। हाँ। अगर आप 2 दिन के लिए गए तो 2 दिन का पूरा 1-1 मिनट का एजेंडा फिक्स है कि किससे क्या क्या निगोसिएशन, तो निगोसिएशन पहले से चल रही है। लेकिन क्या है कि इस जो टैरिफ आया है वो थोड़ा हायर साइड पे है। ये इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी क्योंकि जो संबंध थे सरकार के उसके तहत 25% प्लस हमें रूस का जो अब उन्होंने हम पेनाल्टी हम पे तो लगाई। इस तरह का नहीं है, लेकिन ठीक है ये तो पार्ट रूस से तेल लेना क्या हमें भारी पड़ा है? क्योंकि हमारे का जो लहजा उसने इस्तेमाल किया उनको भारी पड़ा है। दिक्कत ये है, भारी हमें नहीं पड़ा है, भारी उन्हें पड़ा है, इसलिए वो परेशान है। हाँ। हमारे लिए तो और ये बहुत बात सरकार की ओर से बार बार साफ की गई, हमें जहाँ से जो सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे। वो भी यही करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे अगर आज यूएस की बजाय कोई दूसरी कंट्री मिले मैं वहाँ पे डील करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं वो ट्रेड डील आप ही के साथ करूंगा। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को उनके अकॉर्डिंगली काम किया जाए और उनको इस बात का है कि, और दूसरा क्या है कि डिफेंस भी हम इनके साथ बहुत बड़ा डील कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं यूएस के साथ हो। और ये पूरा टैक्टिक्स गेम यही है कि किसी भी तरह, क्योंकि डिफेंस डील आपको क्या लगता है कि छोटा भी डील होगा, पता नहीं कितने 100 बिलियन का डील होता है, छोटा डील बता रहा हूँ। तो सरकार तो ये देख रही है कि अगर इंडिया जैसा देश अगर इस डिफेंस डील करता है मेरे साथ और भी तरह के डील करते हैं तो कितना बड़ा हमारा मार्केट जा रहा है। तो पैनिक उसके लिए। हाँ। तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, हम कितने रेट पे लेके आ रहे हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट रेट पे भी हमने ऑयल लिया है उनसे। तो ये उनकी परेशानी का कारण है। लेकिन एज ए देश अगर डिफेंस डील हो भी रही है तो साबित भी हो रही है S-400 जो अभी हमने इस्तेमाल देखिए कि इस बार उसके साथ जो हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपना मैप किया है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत अगर आप देखिए तो अभी तक पूरी दुनिया में डोम को, जो इजरायली डोम थे उनको माना जाता था कि इससे बढ़िया। इसके अलावा चीन का जो HQ-9 था उसको भी हमने मात दी। वही कह रहा हूँ कि डोम को लेके माना जाता था इससे बढ़िया किसी। इंडिया ने अभी तो दिखाया ना। तो ये एक बहुत पैनिक है, बहुत तरह का उनका थॉट। इंडिया को लोगों इस तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। हम अभी भी लोगों के थॉट प्रोसेस और जो बड़ी कंट्री हैं उनको लगता है कि हम उसी लेवल पे आज भी हैं और उसी लेवल पे निगोसिएशन आज भी करेंगे। पर अब बहुत हद तक वो इमेजेस हटी हैं। 100% हटी। 10 साल में बहुत फर्क पड़ा है। देखिए 10 साल में बहुत चीज़ चेंज हुई है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम बहुत फास्ट ग्रोथ भी कर रहे हैं और कंजम्पशन बेस होने की वजह से हम किसी भी दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। आप सोचिए, और तो छोड़िए, जो टिश्यू पेपर भी बेच रहा है इंडिया में, मैं तो अभी एप्पल फ़ोन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट है इंडिया में। तो आईफोन का आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। या और भी जो कंपनी है, टेस्ला इंडिया में क्यों घुस रही है? अगर इतनी ही दिक्कत है तो टेस्ला को तो इंडिया नहीं आना चाहिए था। तो ये मार्केट है और ऑल अबाउट बिजनेस है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन इससे इम्पैक्ट हमारा बहुत लंबा नहीं होना है। ये 2-4-5 महीने में सेटल बहुत कम पड़ने वाला है। रंजन सर, रोल है अभी रोल है। कितने मिनट बचे? 1 मिनट है। बंद करके फिर से थोड़ा सा करवा दीजिए। ओके। अच्छा, अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर बात कही कि हम वहाँ पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर हम वहाँ ऑयल रिफाइनरीज खोलना चाहते हैं और ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि भारत उनसे तेल ले, पाकिस्तान से तेल ले। ये क्या लहजा था? क्या ऐसा होगा या क्या संभव है कि बलूचिस्तान पर नजर है? ट्रम्प को क्या है ना कि अगेन बड़ी बातें और बिना बेस बातें। तो पहले तो पाकिस्तान अपने इंटरनल प्रॉब्लम से निपट ले, फिर तेल कहाँ रखेगा उसको डिसाइड करे और तेल को फिर रिफाइन कैसे करे, वो बहुत बात की बात है। तो ये एक ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम ये नहीं कह रहे नहीं होना है, लेकिन अगर आज भी अगर अमेरिका स्टार्ट करेगा ना तो कम से कम 5 साल लगेंगे उन्हें।
और इतना आसान उनके लिए है भी नहीं, क्योंकि मैं मान लिया बहुत आसान है। बलूचिस्तान पे ही वो टारगेट नहीं, करना मैं तो चाहते हैं, वहीं मान पे ही नहीं सब रहा हूँ कि कोई परेशानी है, बहुत अच्छे से कर लें, तब भी 5 साल लगेंगे आपको। तो क्या 5 साल आप घर में तेल रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ट्रंप अपने घर में रखेंगे, कुछ तो करेंगे ना उस तेल का, या 5 साल प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये बता दें पहले। ये बातें करने से नहीं होगी, आपको इंफ्रा भी खरा, इंडिया वो इंफ्रा खरा करके नहीं, पूरा इकोनॉमी उस तरह से बना चुका है। तो आप ऐसी चीज़ें से कंपैरिजन कर रहे हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो उस बात में तो कोई दम ही नहीं है। जितना सप्लाई करना है करे, हो सकता है उन्होंने कहा कि हमारा देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, ट्रम्प भी यहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हाँ। अगले 6 महीने में भी देखेंगे कि हम भीख मांग रहे हैं या ख़त्म हो गए, या हम यूएस के साथ क्या कर रहे हैं, और 5 साल बाद भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। हमारा कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अपनी चिंता करे, और उसको तेल भी दे दे तो वो तेल पता नहीं कौन लेके जाएगा और क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ। पहले पाकिस्तान वो डिसाइड कर ले कि आर्मी के पास जाएगा या सरकार के पास जाएगी, कौन उसको यूज़ करने वाला। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी तक हिमांशु जी ने हमें यही समझाया कि किसी भी तरीके की कोई हड़बड़ी हमें नहीं दिखानी और वेट करना है कि अब इस सरकार क्या करने वाली है, किस तरीके की नेगोशिएशंस अब सरकार की अमेरिका के साथ होंगी, और कोई भी हलचल अभी जो दिख रही है वो इतने बड़े स्तर पर नहीं होने वाली। जैसा उन्होंने बताया 6 से 7 महीने का कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो किसी भी तरीके की कोई हलचल हड़बड़ी में हमें नहीं फंसना है। इन्वेस्ट करें, जैसा हिमांशु जी ने आपको बताया, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और इंतजार करें।